तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस भोपाल में। और मैं अनिल पाटीदार आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के इस सेशन में। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग लगातार कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा था जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, आपने मौलिक अधिकारों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। क्या है ये फंडामेंटल राइट्स और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है। क्या इनका कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है या किसी देश से लिए हैं हमने, या क्या कहता है ये फंडामेंटल राइट्स वाला कॉलम। आज इसकी चर्चा हम लोग पूरी तरीके से करने वाले हैं और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस आपसे 100% बनने वाले हैं, इसकी गारंटी है। तो आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मैं इसका हिंदी नाम लिख देता हूं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अगर आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान का जो पार्ट नंबर 3 है, भाग नंबर 3 है। वैसे तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग होते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं, जिसमें कुछ उपभाग भी हैं, 3 उपभाग भी हैं। तो भाग और उपभाग को मिलाकर के टोटल 25 भाग होते हैं। और इसी 25 भागों के अंतर्गत अगर आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है तो आप भाग नंबर 3 को देख सकते हैं। तो भाग नंबर 3 जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, तो अगर आपको पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 से पढ़ना शुरू करेंगे और आर्टिकल नंबर 35 तक खत्म करेंगे। इन सभी अनुच्छेदों में टोटल आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकार हमारे पास 6 हैं। तो आइए अब एक एक करके इन मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चर्चा करूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं है। बात करें अगर फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स से लिए गए हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स हमारा हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और उसका नाम क्या है, जहां से हमने लिए ना अमेरिका से, उसमें उसका नाम रखा गया था बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के अधिकार जो थे जिनका नाम था बिल ऑफ राइट्स, इस बिल ऑफ राइट्स से हम लोगों ने हमारे फंडामेंटल राइट्स उठाए हैं। ओरिजिनली शुरुआत में हमारे पास टोटल 7 ग्रुप से फंडामेंटल राइट्स के, यानी 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 रह गए हैं। तो प्रेजेंट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो 7वां जो हटाया गया है वो क्या था, 7वां जो मौलिक अधिकार था उसके बारे में मैं आपको जानकारी क्लियर कर दूं। आर्टिकल नंबर 31 में एक हमारे पास पावर था, और साथ ही साथ एक और आर्टिकल बता देता हूं, आर्टिकल 19(1)(f) में, आर्टिकल 19 का 1 का स्मॉल लेटर में एफ। इस आर्टिकल में भी दोनों आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19(1)(f), इन दोनों अनुच्छेदों में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ से संपत्ति के अधिकार को समझने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिलहाल संपत्ति का अधिकार भारत के लोगों का मौलिक अधिकार नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में, देखो 1978 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(f) आज नहीं है, वो वहां पे नहीं है। कुछ लोग इसको गलत पढ़ लेते हैं, गलत ये पढ़ लेते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो उसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया पढ़ते, तो हटा दिया गया का मतलब संविधान से नहीं हटाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आज ये मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, तो फिर किसका भाग है? आज अगर ये मौलिक अधिकार का भाग नहीं है तो ये भाग है लीगल राइट्स का। आज आर्टिकल नंबर 300A अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 300, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं क और इंग्लिश में क्या लिखेंगे ए, इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो यहाँ लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। अब आप लीगली लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड
फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और ये कानूनी अधिकार में अंतर क्या है? अधिकार जब आज भी है 300A में, तो फिर उसमें क्या दिक्कत थी? तो दिक्कत ये थी कि मौलिक अधिकार के का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन लीगल राइट्स के उल्लंघन पे कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीधे नहीं जा सकता। उसको सबसे पहले अपनी, अगर कब्जा हुआ है ना जमीन पर, किसी ने छीनी है, तो उसको नपवानी पड़ेगी, पटवारी के पास जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रोसेस पूरी चेंज हो गई इस वजह से। और ये फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या दिक्कत कर दी थी फंडामेंटल इसने, राइट टू प्रॉपर्टी ने, कि इसको हटाना पड़ा? तो मैं आपको बता दूं कि देश में जब विकास का काम चल रहा था, जब डेवलपमेंट का काम चल रहा था, तब ये हो रहा था कि जब सरकार को रोड बनाना है, रेलवे बनाना है और इंडस्ट्रीज बसाना है, तो लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार में था राइट टू प्रॉपर्टी। अगर मान लो सरकार लोगों की संपत्ति को छीनने का प्रयास करती, तो लोग जो है वो उसमें स्टे लगा सकते थे कोर्ट में, कोर्ट में सीधे चले जाएंगे। अब कोर्ट में अगर कोई भी गया हुआ आदमी, तो अगर उसका राइट टू प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ है, तो आपका रोड थोड़ी ना बनेगा, नहीं आपकी रेलवे लाइन बिछेगी। तो रोड बनाने में, रेलवे बिछाने में संपत्ति का अधिकार एक बाधा के रूप में काम कर रहा था, एक बैरियर के तौर पे काम कर रहा था। इसी वजह से इस बैरियर को हटाने के लिए ये लोग लगातार समय से काम कर रहे थे। इस वजह से 44 अमेंडमेंट में इन्होंने इसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, लेकिन लीगल राइट्स बना दिए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में 2019 तक, जब तक कि जम्मू कश्मीर का धारा 370 नहीं हटाना, तब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A नाम से एक आर्टिकल था, जिसमें वहाँ के लोगों का अलग से राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। तो हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाए कि 2019 तक किस राज्य में लोगों के पास संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था? तो केवल वो आपका जम्मू एंड कश्मीर ही हो सकता है जिसमें ये था। आइए बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया। अगर आपसे मैं पूछूं कि आर्टिकल नंबर 12 जो है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के हम लोग बोल रहे हैं कि 35 तक के जो है वो क्या कहलाते हैं? दिस ऑल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, यही बोलते हैं हम लोग कि 12 से लेकर के 35 तक के सभी अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो क्या ये मौलिक अधिकार सबको मिलते हैं? तो आप बोलोगे जी सर, ये किसको मिलते हैं? सबको मिलते हैं। सबको का मतलब क्या? क्या पाकिस्तान को कोई व्यक्ति भारत में आएगा तो उसको भी मिलेगा? क्या अफगानिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में घूमने आएगा तो उसको भी मिलेगा? तो कुछ ऐसे आर्टिकल है, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं। मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को मिलते हैं। बाकी मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो दूसरे लोगों को भी मिलते हैं, मतलब सबको मिलते हैं। तो जो सबके लिए वो अलग है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से अधिकार केवल ऐसे हैं जो केवल सिटीजन के लिए मिलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30, दीज 5 आर्टिकल्स ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 5 ऐसे राइट्स है जो ओनली गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। बाकी इसके अलावा बचे हुए सारे आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स के जो बचे हुए हैं वो किसको दिए जाएंगे? वो सारे अलॉट किए जाते हैं सभी लोगों के लिए है, वो ऑल मेंबर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 14 हो गया, 20 हो गया, 21, 23, 25, 26, जो बचे हुए सब आर्टिकल किसको मिलेंगे? वो अवेलेबल फॉर ऑल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। भारत के विदेश से आए व्यक्तियों को भी मिलेंगे और भारतीयों को भी मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है केवल हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है वो कितने, खाली इंडियन के लिए तो आपको 5 आंसर लिखना पड़ेगा कि 5 ऐसे आर्टिकल है जो उनके लिए दिए गए, बाकी सबके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दो तरीकों से इसको कैटेगराइज किया गया है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण। इसका क्या देख लेते हैं? इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं? फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग भागों में। तो फंडामेंटल राइट्स टोटल हमारे पास कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स है। देखिए टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब है नहीं कि 6 ही आर्टिकल होंगे। फंडामेंटल राइट्स के ग्रुप बनाए गए। जैसे पहला फंडामेंटल राइट्स है हमारा राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या होता है?
समानता का अधिकार। अगर आप आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे तो आपको ये राइट्स दिखना शुरू हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि कानून की नजरों में सब लोग समान है। तो सब लोग समान है इसका मतलब समानता है, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 पढ़ोगे तो वहां लिखेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव नहीं करना भी क्या है, समानता है। बिल्कुल आर्टिकल 15 भी है। आर्टिकल 16 में भी लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भारत में नौकरी ले सकता है, कोई भी नागरिक भारत का हो, नौकरी से कोई वंचित नहीं करेगा, वहां पर भी भेदभाव नहीं, ये समानता है। आर्टिकल नंबर 17 में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ छुआछूत नहीं होगी, ये भी समानता है। आर्टिकल 18 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने नाम के आगे पीछे कोई टाइटल नहीं लगा सकता। जैसे मान लो किसी ने राजा लिख दिया, महाराजा, राजा, महाराजा, महारानी, जो टाइटल्स होते हैं ना, ये कोई लिगेसी वाले टाइटल आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते। आपको किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप कोई महाराजा ही क्यों ना हो किसी रियासत का, उसकी रहा होगा पहले कभी, लेकिन 1947 की आज़ादी के बाद जैसी भारत में 26 जनवरी 1950 का अधिनियम पारित हुआ, तब से तो सब खत्म हो गया सब। और वैसे भी इन राजाओं को जो पेंशन मिलती थी प्रीवी पर्स, वो भी खत्म कर दी सरकार ने। प्रीवी पर्स को भी इन्होंने 26वां संविधान संशोधन पढ़ना आपको मिलेगा, इंदिरा गांधी ने उनका वो जो पेंशन मिलती थी ना अलग से, वो भी खत्म कर दी थी। राइट टू इक्वालिटी समझ में आ गया होगा, मतलब जहां इक्वालिटी की बात की गई, तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक किस अधिकार की बात हो रही है, समानता के अधिकार की। दूसरा जो आपका अधिकार का जो ग्रुप है वो है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारे अधिकार आते हैं। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22, इन सभी अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि सभी अनुच्छेदों में हमारे कौन से अधिकार दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। आगे बात करते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब समझते हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति अगर आपका शोषण कर रहा है, कोई व्यक्ति के अलावा कोई संस्था शोषण कर रही है, या सरकार भी किसी व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। तो शोषण का मतलब क्या होता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर आपसे कोई काम करवा रहा है ना, आपकी इच्छा नहीं है काम करने की और आपको जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, तो वो शोषण है। जैसे जैसे मानव का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती मानव को बेच दिया, प्रोस्टिट्यूशन के लिए मानव को बेच दिया, बहुत सारे फीमेल्स को बाहर देशों में बेचा जाता है, जो कि सब कुछ इलीगल है। दूसरा, भारत में जिन बच्चों की एज 14 साल से कम है ना, बिलो 14 ईयर चिल्ड्रन, दे आर कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर। भारत में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट वैसे भी 1986 से चल रहा है कि आप किसी भी बच्चे से को थोड़ा लेबर का काम नहीं करवा सकते। तो चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया। चाइल्ड लेबर को काम करवाना शोषण नहीं तो और क्या है, तो ये राइट टू एक्सप्लोइटेशन में आ जाएगा। तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे पास में। और आर्टिकल नंबर 23 और 24, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे चौथे ग्रुप की, तो वो चौथा ग्रुप है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम लोग बोलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को इस देश में धर्म की आज़ादी का अधिकार है। धर्म के नाम पर हम लोग जो अधिकार जो आज़ादी आपको चाहिए वो सब मिलती है। इस देश में किसी भी एक धर्म का वर्चस्व नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इट इज अ सेक्युलर कंट्री, और एक सेक्युलर कंट्री में हर धर्म के वासी को पूरा अधिकार बनता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ प्रमोट, फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन, हर तरह का अधिकार है। अगर इस देश में किसी धर्म को मानने वाला एक सिंगल व्यक्ति भी बचा है ना, तो सिंगल व्यक्ति को भी उतने ही अधिकार मिलते हैं जितने अधिकार 100 करोड़ की आबादी वाले धर्म को मिलते हैं। तो ये इक्वालिटी है, और यही आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और आर्टिकल 28, सभी आर्टिकल बात करते, सभी अनुच्छेदों में लगभग बात की गई किसके बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। आपने कभी सोचा है कि धर्म के नाम पे हमें स्वतंत्रता क्या मिलती है? धर्म के नाम पे क्या आप मंदिर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। धर्म के नाम पे आपके धर्म को प्रचार करने की, धर्म को ग्रहण करने की, धर्म के रीति रिवाज अपनाने की, सब कुछ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सब कुछ दिया गया है। धर्म का अगर कोई जबरदस्ती आपसे धर्म के नाम पे चंदा वसूल रहा है ना, तो आप उसको मना भी कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्कूल खोलने की आज़ादी यहाँ पर नहीं दी जा रही। स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी, खासकर शासकीय स्कूलों के बारे में लिखा गया है। लेकिन हम लोग अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस आर्टिकल पर आएंगे, एक एक आर्टिकल में आपको इत्मीनान से समझाऊंगा।
हमारा जो पांचवा ग्रुप ऑफ राइट्स हैं, जो पांचवा फंडामेंटल राइट का ग्रुप है, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 बात करता है, जिसको हम लोग वहीं पढ़ेंगे कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या है। हमें हमारी संस्कृति को बचाने का अधिकार तो है ही और शिक्षा का अधिकार भी है, लेकिन ये वो शिक्षा नहीं जो आज हम ग्रहण कर रहे हैं, वो शिक्षा का अधिकार तो बाद में जोड़ा गया, वो अलग चीज है। वो इसमें जोड़ा गया इन्हीं आर्टिकलों में, लेकिन वो बाद में जोड़ा गया था। लेकिन शुरुआत में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये है कि चाहे कोई भी वर्ग छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसे अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा पूरा अधिकार मिलता है। आप किसी भी ग्रुप की संस्कृति को धूमिल नहीं कर सकते, इसलिए खास करके अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति की बात की गई है, माइनॉरिटीज की कल्चर की बात की है। क्या आप जानते हैं कि माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी मतलब होता है कि वो धर्म या वो भाषाई ग्रुप जिसकी संख्या कम है। जो संख्या में कम है वो माइनर है। लेकिन इंडिया में दो ही तरह के माइनॉरिटीज होती है, एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, और दूसरा होता है रिलीजन माइनॉरिटीज, यानी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। तो ये दो माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलेगी। और आखिरी और अंतिम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने इसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32 में है, और इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, सबसे अंतिम फंडामेंटल राइट्स है। और इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल नंबर 32 को बोला है कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, इट इज द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बिना कुछ है नहीं। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी के अधिकार किसी काम के नहीं, ये मानना है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो न्यायालय में जाने का अधिकार, राइट टू जस्टिस, इसी में लिखा हुआ है। तो इसके बिना सारे अधिकार किसी काम के नहीं है। आइए सबसे पहले क्यों ना हम सबसे पहले ही ग्रुप को पढ़ लें। लेकिन चूंकि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि फंडामेंटल राइट कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल 22 से आर्टिकल 35 तक। लेकिन जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से शुरुआत 14 से कर रहा हूँ और अंतिम 32 से कर रहा हूँ। तो वास्तव में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा है। लेकिन जो दूसरे आर्टिकल है 12, 13 और बाकी के, ये भी इनसे जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट राइट्स तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, ये उस वर्ग में जोड़े गए हैं। तो आइए इन अनुच्छेदों को भी पढ़ लेते हैं। जैसे 12वां अनुच्छेद है, 12वां अनुच्छेद, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आपके मौलिक अधिकार कहाँ काम करेंगे, क्या आप मौलिक अधिकार, आपके राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, क्या इसका इस्तेमाल आप पाकिस्तान जाके कर सकते हैं? क्या इसका इस्तेमाल आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी दूसरे देश में जाके कर सकते हैं? तो आप बोले कि सर ये हमारे देश के राइट्स है, कहाँ हम लोग दूसरी जगह थोड़ी करेंगे। तो कहाँ कहाँ आपके राइट्स काम करते हैं वो भी तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 बोलता है, इसमें बहुत अच्छी चीज लिखी कि राज्य का मतलब क्या होगा। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो राज्य का मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट ले लो, स्टेट का मतलब होता है। लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हो तो स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं होता है जो स्टेट गवर्नमेंट आप समझ रहे हो। यहाँ पर राज्य का मतलब पूरे देश से होता है, और आर्टिकल नंबर 12 उसी राज्य को डिफाइन करता है। आर्टिकल नंबर 12 बोलता है, राज्य को परिभाषित करता है जिसमें कौन कौन शामिल है। तो डिफाइन द स्टेट विच इंक्लूड्स, डिफाइन द स्टेट विच इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड्स है? नंबर 1, गवर्नमेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट, सरकार और सरकार की संसद, और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट ऑल्सो। साथ ही साथ क्या बोला है कि सरकार और भारतीय संसद, यानी संघ और कार्यपालिका और विधानसभा। मतलब बोल सकता हूं मैं कि COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हम लोग के हिंदी में बोलते हैं मंत्री लोगों का जो परिषद होता है, डेट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सभी मंत्री प्लस पार्लियामेंट, दैट इज संसद, ये सब इसमें कहलाएंगे। तो पार्लियामेंट भी कहलाएगा और मंत्री परिषद भी कहलाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्यों की सरकार और राज्य के विधानमंडल, मतलब शिवराज सिंह चौहान साहब और यहाँ की पूरी विधानसभा। ऑल द लोकल्स एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंतर्गत सभी लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? लोकल अथॉरिटीज का मतलब होता है हमारी पंचायतें,
लोकल अथॉरिटीज का मतलब होता है हमारे नगर पालिका, नगर निगम जितने भी नगर पालिका जितने भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, ये सब लोकल अथॉरिटीज में आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ऑल द लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सरकार के नियंत्रण में दूसरे अन्य प्राधिकरण भी इसी में आते हैं, जैसे जैसे BHEL, नाम सुना है अपने भेल का, जैसे ONGC, इसका नाम सुना है, जैसे HPCL, इसका नाम सुना है, जैसे ऑयल इंडिया, सर ये तो हो गया नेचुरल गैस, जैसे ONGC, BPCL, HPCL, BPCL, बहुत सारी कंपनियां ना, कितनी कंपनियां हैं इंडिया में, कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी पब्लिक सेक्टर PSUs जो है वो सारी कहलाएंगी स्टेट्स। तो स्टेट का मतलब अगर इसके अंदर कहीं पर भी कहीं आपके साथ गलत हुआ तो आप फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय कर सकते हैं, आप केस कर सकते हो किसके अगेंस्ट में, तो ध्यान रखना। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की। 12 तो समझ में आ गया कि क्या बात करता है, 12 बताता है डेफिनेशन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 13 बड़ा कमाल का है। आर्टिकल नंबर 13 अनुच्छेद नंबर 13 बात करता है दैट इज न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है, आपने क्रिकेट में रिव्यू तो देखा होगा, है ना, ये रिव्यू सिस्टम तो जरूर देखा होगा आपने, और मैक्सिमम लोग इसको जानते भी है कि रिव्यू का मतलब क्या होता है। तो जुडिशियल क्रिकेट का रिव्यू का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, है ना। होता क्या है, इस रिव्यू का मतलब क्या होता है इसको समझा देता हूं मैं। आर्टिकल नंबर 13 साफ शब्दों में लिखता है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है, क्योंकि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ही है। तो सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म एनी लॉ, कोई भी कानून बनाएगा विच अफेक्ट या कर्टेल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं, उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता पाया गया अगर वो कानून, इफ एनी लॉ विच इज मेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स, अगर वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, देन जुडिशियरी कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड, जीरो घोषित कर देगी उसको। तो ऐसे में न्यायपालिका उसको देखती है और अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो जीरो घोषित करती है। तो उस न्यायपालिका के उस अधिकार को देखने का जो अधिकार है उसी को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और आप सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से बैन नहीं कर सकते कि वो किसी कानून को देख नहीं सकता। कल से सरकार ऐसा नियम बना दे पार्लियामेंट में कि आज के बाद कोई भी कानून को जुडिशरी देखेगी नहीं, तो जुडिशरी बोलती है कि ये देखने का राइट्स आप नहीं छीन सकते, ये तो हमारा राइट्स है। और जुडिशियल रिव्यू इज द फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, संविधान का मूल ढांचा है ये आपका जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसे में आर्टिकल 13 बहुत अच्छी पावर देता है जुडिशरी को कि वो क्या कर सकता है, हमारी देश की न्यायपालिका यहीं से तो पावरफुल होती है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा अधिकार कौन बचाएगा, तो ये है ना जुडिशरी जो अधिकार बचाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लॉ हो कोई जो हमारा दिक्कत कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई, अगर स्टेट का कोई लेजिस्लेचर का लॉ हो, दोनों लॉज को क्या कर सकती है, गेट लॉस्ट, लॉज बोथ लॉज गेट लॉस्ट। तो दोनों लॉज को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, नन एंड वॉइड घोषित कर सकती है इफ दे कर्टेल फंडामेंटल राइट्स, इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई कानून क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या कर्टेल करता है या किसी भी तरह से नेगेटिवली इफेक्ट करता है, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट चेक करके बिल्कुल क्या कर सकती है, नल एंड वाइड घोषित कर दी। कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है इस आर्टिकल के लिए। तो आर्टिकल बहुत कमाल का है। लेकिन ये आर्टिकल एक और चीज बात बोलता है कि क्या होगा उन अधिकारों का जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस का क्या होगा, ये मैं यही बता देता आपको। यानी संविधान के पूर्व के कानूनों का क्या होगा, ये तो संविधान की बात है। तब तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना स्टेट गवर्नमेंट थी, ऑफिशियली तो थे नहीं, वो तो अंग्रेज थे। क्या होगा उन कानूनों का जिनको अंग्रेजों ने बनाया है। तो ये रूल बोलता है कि उन कानून का केवल उतना ही भाग खत्म हो जाएगा, उतना ही भाग खत्म हो जाएगा
जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। फर्ज करो कि मान लो कोई लॉ बना दिया था बहुत पहले, 1935 में ही लॉ बन गया था, उसके 4 क्लाउज है, 1 2 3 और 4, 4 लाइनें लिखी गई उसमें, मान लो उसकी 1 2 3 ये तीनों लाइन मौलिक अधिकार को दिक्कत नहीं कर दी है, दिक्कत चौथा वाला कर रही है। तो क्या कर सकता है, आर्टिकल 13 में लिखा गया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब अगर ये कानून 1935 का नहीं होता, 1950 के बाद का होता, तो सीधा लिखा गया कि सीधा कैंसिल कर देंगे उसको। लेकिन अगर कोई कानून कैसा है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पूरा कानून कैंसिल नहीं होगा, केवल वो लास्ट वाला लॉज जो है ना क्लाउज, उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, 3 तो लागू हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स या सिवरेबिलिटी बोलते हैं इसको। लेकिन हमें इतना डीप में तो नहीं जाना, लेकिन ध्यान रखना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, लेकिन 1950 26 जनवरी के बाद जो भी कानून आएंगे उनको पूरी तरह से नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है जुडिशियरी। ये भी नहीं बोलेंगे कि इसको सुधार के भेजो, सीधा खत्म कर देगी कि गलत है ये। तो यही समस्या है, बेचारी जो हमारी सरकार है वो कमजोर साबित हो जाती है। आर्टिकल नंबर 14 बड़ा कमाल का है, ये बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ की और बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो व्हाट इज दिस इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, ये दो चीजें इसमें। ये क्या बोलता है, ये कानून के समक्ष समता जो है हम लोग लेकर के आए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, दिस इज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, दैट इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट अमेरिकन। ये नेगेटिव है थोड़ा, ये है आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, बिल्कुल पॉजिटिव है, कैसे मैं बता दूंगा। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है सीधी सीधी बात कि कानून की नजर में सब समान होंगे। कानून की नजर में सब क्या होंगे, समान होंगे। ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 14, कानून की नजरों में सब समान होंगे। लेकिन आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समता और कानून की समान सुरक्षा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने चोर मतलब चोर, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। क्या अच्छा चोर में क्या डिफरेंस करेंगे? अगर मान लो कोई बड़ा से बड़ा अमीर आदमी देश का वो चोरी कर लेता है, तो क्या उसको चोर नहीं बोलेंगे? क्या गरीब से गरीब आदमी बोलता है, क्या उसको चोर नहीं बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर दोनों ही चोर है। तो जब क्राइम सेम किया है तो स्टेटस भी क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि मान लो किसी अमीर आदमी ने कार से टक्कर मार के देश की 1 लाख की संपत्ति का नुकसान कर दिया, और एक गरीब ऑटो ड्राइवर ने भी टक्कर मार के 1 लाख की संपत्ति का नुकसान कर दिया, तो फिर इक्वेलिटी नहीं होगी। उस अमीर आदमी से तो बराबर पैसा वसूला जाएगा, लेकिन गरीब आदमी पर इतना भार नहीं दे सकते क्योंकि वो एक्सीडेंटली हुआ है। ऐसे में उस व्यक्ति को रियायत दी जाएगी, 1 लाख की बजाय 10,000 चुकाने को बोला जाएगा। तो जब सिचुएशन देखी जाए कानून में, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जब इक्वल हो या अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कोई भी हो सबको बराबर सजा दी जाएगी, तो दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ यानी कानून की नजरों में सब समान है, चाहे वो कैसे गरीब अमीर सब कुछ समान है। लेकिन यहाँ क्या होता है, समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार, इक्वल फॉर इक्वल, अनइक्वल फॉर अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो ये दोनों चीजें आपको आर्टिकल 14 में मिलेगी। और भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कानून की नजरों से बचकर जा सकता है, बचकर जा सकता है। लेकिन फिर भी भारत में आर्टिकल नंबर 361 में 2 लोगों को यहाँ एक्सेप्शन बताया गया है। क्या बताया गया है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्लस दूसरा गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी देश का राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों के पास एक पावर दी गई है कि जब तक इनका कार्यकाल है, जब तक कार्यकाल है, इनके ऊपर ना तो कोई सिविल केस होगा, ना कोई क्रिमिनल केस होगा, ना तो कोई क्रिमिनल केस होगा, ना कोई सिविल केस होगा। तो इतना पावर दिया गया है
ना तो क्या होगा, क्रिमिनल केस भी होगा और ना सिविल केस। सिविल और क्रिमिनल केस दोनों नहीं हो सकते। किसके खिलाफ नहीं हो सकते? राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ नहीं हो सकते जब तक उनका कार्यकाल चल रहा है। 5 साल के अंदर ना तो कोई केस दर्ज किया जाएगा। एक काम कर सकते हैं, जब सिविल केस हो, सिविल केस मतलब कोई जमीन वमीन का मामला, तब सिविल केस चल रहा हो तो सिविल केस में केवल उनसे पूछताछ की जा सकती है, और पूछताछ करने के लिए भी 2 महीने पहले उनको बोलना पड़ेगा क्या आपसे पूछताछ कर सकते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं कर सकते। इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। तो आर्टिकल नंबर 14 में क्या अपवाद है, एक्सेप्शन क्या है? देयर आर 2 एक्सेप्शन, दैट इज प्रेसिडेंट and governors of the state. No civil, no criminal case can be filed against these both person या both post लिख सकते हैं,